अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज से हम क्लास 10th उसके लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उसका लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्या होता है जी? जिसकी हमें वैल्यू का पता नहीं होता, हम उसकी जगह पे कोई सा भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया है? एक्स यूज़ किया है। ये अननोन वेरिएबल है बट नो हायर पावर। तो ये कह रहा है जिसमें हम किसी भी अननोन वेरिएबल का स्क्वायर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अननोन वेरिएबल एक्स और विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी कि एक्स का स्क्वायर कंटेन करे लेकिन उससे ग्रेटर कोई कंटेन ना करे, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री भी सिर्फ 2 हो। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 2 हो। 2 से कम हो सकती है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देख लें यहाँ पे किस टाइप की दी हुई है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है और सी एज अ कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक और बात है कि जब ये सिंगल टर्म आएगी तो इसे हम सिर्फ टर्म कहेंगे। टर्म, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, जब ये तीनों ऐड हो गई तो ये क्या बनाएंगे? एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है जी, एक्सप्रेशन। लेकिन जब इक्वल का साइन आ जाएगा और इक्वल के बाद कोई और कांस्टेंट पड़ा होगा या कोई और टर्म पड़ी होगी तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वाली जो फॉर्म है इसे हम जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी, ये देखें इसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है? 2। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है जी, तो अब जो कोफिशिएंट है उनकी जो वैल्यूज़ हो सकती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में जो ए की वैल्यू है वो 1 है और इसमें ए की वैल्यू 3 है, इसमें बी की वैल्यू -7, इसमें बी की वैल्यू 4, इसमें सी की वैल्यू +6 है और ये वाला 5 जब इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? इधर -5। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। लेकिन ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप की होती है? इस टाइप की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि सारी टर्म्स लेफ्ट साइड्स पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, जिसमें से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स अलग किए हुए हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स अलग किए हुए हैं और कांस्टेंट्स अलग किए हुए हैं। देखें इफ़ बी इज़ इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो जब हम इस वाले 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे ना तो फिर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो कह रहे हैं कि जब बी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 हो जाएगा ना, ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ सेकंड डिग्री वाली टर्म और कोई कांस्टेंट पड़ा होगा, यानी कि कोई फर्स्ट डिग्री वाली टर्म भी नहीं पड़ी होगी, तो हमारे पास एक खालिस 2 दर्जी मसावात बन जाएगी। ठीक है जी, उसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ये कांस्टेंट हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हमने और एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स गिवन है ये आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकते हैं पेपर में। फॉर एग्जांपल रिमेंबर इफ़ ए इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन इट रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये देखें लीनियर इक्वेशन की भी डेफिनेशन आ गई, जिसमें किसी अननोन वेरिएबल की पावर 1 हो और 1 से ग्रेटर ना हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है जी। ये एक्टिविटी है राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहे हैं कि खुद से ही ना कोई सी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखें। ये बहुत इजी है, आपने इस तरह यहाँ से देख के लिख लेनी है कौन कौन सी बन सकती हैं। तो ये आपने खुद करना है, ये वैसे ही मशक के तौर पे है। ठीक है। अब देखते हैं जी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के यानी कि एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर हमने ये कोई अननोन वेरिएबल है ना एक्स इसमें, तो हमें क्या से पता कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से 2 मेथड्स हम एक्सरसाइज 1.1 से पहले करेंगे और एक मेथड हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो 2 मेथड हैं जी, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक, इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे की जाती है। ठीक है जी। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, हमें जनरली पहले हम देखते हैं फिर बाद में एग्जांपल करते हैं। ठीक है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसी होगी। कह रहे हैं कि अगर हमें दो नंबर्स ऐसे मिलते हैं आर एंड एस, ऐसे मिलते हैं कि अगर उन दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये वाला बी बने, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आए जो हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है जी। तो फिर देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फैक्टराइज इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। ठीक है जी। जब हम इसे लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर देंगे तो हमें वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो सकती है। फॉर एग्जांपल इधर देखें, अगर ये वाली लीनियर इक्वेशन है तो हमने इस टाइप की इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन से। तो वो कैसे बनेगी, जब हम सी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस सी हो जाएगा, तो ये जो बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी ओवर बी। तो इसी तरह हमने लीनियर इक्वेशंस बनानी है क्वाड्रेटिक से, तो वहाँ से हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फैक्टराइजेशन यही कह रहा है कि अगर हमें कोई से भी दो एलिमेंट ऐसे मिलते हैं कि जिन्हें जमा करें तो बी आए और मल्टीप्लाई करें तो ए और सी का प्रोडक्ट आए, तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं जी हम। हमारे पास एग्जांपल है जी 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले जाएं, उन्हें जमा माइनस करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखें हमारे पास b कौन सा पड़ा हुआ है -7, और a हमारे पास 3 है, और जो हमारे पास c है वो -20 है, और a और c का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है -60। ठीक है जी। तो अब हमने दो ऐसे एलिमेंट्स या दो ऐसे वेरिएबल्स या दो ऐसे कांस्टेंट्स हमने फाइंड करने हैं कि उनको जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आए -7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आए 60 आए। तो वो फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, आप 60 के फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स कौन से हैं जी, जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 6 डिवाइड करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 10 करता है डिवाइड। ठीक है, 10 के बाद 12 4 48, 12 5 12 करता है डिवाइड। ठीक है, 15 डिवाइड करता है, 15 4 बार, 20 डिवाइड करता है, फिर 30 डिवाइड करता है, और 60 खुद को डिवाइड करता है। ठीक है जी। तो ये फैक्टर्स आपने जब बना लेने हैं तो वहाँ से देखना है कि उनको जमा माइनस करके किसी हम जमा माइनस करते हैं 60 तो आपके पास आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करने से। फॉर एग्जांपल आपने जितने भी फैक्टर्स फाइंड किए हैं उनमें से 60 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, 30 और 2 को मल्टीप्लाई करें 60 आता है, 15 और 4 को मल्टीप्लाई करें 60 आता है। ठीक है, 23 को मल्टीप्लाई करें 60 आता है। लेकिन आपने ऐसा फाइंड करना है कि जिन अब
ये मल्टीप्लाई करने से आपके पास प्रोडक्ट तो आ गया। अब आपने बी फाइंड करना है कि कौन से दो ऐसे हिस्से हैं कि जिन्हें हम जमा माइनस करें, डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, कि जिन्हें हम जमा करें तो -7 आंसर आता है। ठीक है, तो वो आप देखते हैं जी। हमारे पास आता है 12 5 बार 60। ठीक है जी, 12 5 60। अब हमने इसे -7 बनाना है। देखें अगर हम 12 में से 5 निकालते हैं तो 7 आता है ना, तो 7 आता है। तो देखिए अब -7 कैसे होगा, जब बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा तो फिर वो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 12 के साथ माइनस लगा दिया और 5 के साथ हमने प्लस लगा दिया, तो -12 जमा 5 इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये -7 भी आएगा। तो इसी तरह अगर हम -12 और जमा 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है -60। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर्स आर और एस कौन सी आए जी, -12 और जमा 7। अब हमने ये जो हमारे पास -7x है ना, उसको लिख देना है -12x जमा 5x। ठीक है जी, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही -7x आएगा आंसर। ठीक है जी, इसे हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखें, इन टर्म्स को अलहदा कर लें और इन टर्म्स को आप अलहदा कर लें, इतनी एक्सप्रेशन को। ठीक है जी, तो यहाँ से देखें 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है इस वाली टर्म से। तो देखें हमने 3x कॉमन ले लिया तो x -4 आया। अब यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया तो x -4 आया, तो इज इक्वल टू 0। अब जो दो मरतबा इन, अब इस ये भी एक टर्म है हमारे पास एक्सप्रेशन और ये भी एक टर्म है। ठीक है, एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की। तो देखें दोनों टर्म्स में से हमारे पास x -4 कॉमन आ रहा है, तो x -4 आप कॉमन निकालें तो बाकी क्या बचेगा, 3x, इधर 3x है और इधर 5 है, यानी कि x -4 इंटू 3x + 5। तो ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब देखें दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों टर्म 0 होंगी या कोई एक टर्म 0 होगी। ठीक है जी, तो हम कह देते हैं अगर ये 0 होगी तो फिर आंसर क्या आएगा x का, और अगर ये 0 होगी तो फिर x का आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, तो पहले हम इसे 0 पुट करके देखते हैं x का आंसर क्या आता है। तो देखें x -4 इज इक्वल टू 0, तो x दूसरी साइड -4 दूसरी साइड पे जाकर +4 हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आएगा 4। x इज इक्वल टू 4, हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब देखें अगर ये वाली टर्म 0 के इक्वल होती है तो देखें -5 दूसरी साइड पे जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -5। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो ये देखें जी x की वैल्यूज़ दो आ गई हमारे पास, एक -5/3 और एक 4। तो ये सॉल्यूशंस हैं गिवन इक्वेशन के। तो इन्हें लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखना है आपने करली ब्रैकेट्स में। ठीक है जी, -5/3 और 4। सॉल्यूशंस आप किसी भी टाइप से, चाहे 4 पहले लिख लें चाहे -5/3 पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज आपको गिवन है, आपने x² - x - 2 इज इक्वल टू 0 को खुद फैक्टराइज करना है, ये आपने फैक्टराइज करना है। तो इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। 5x² इज इक्वल टू 30x कह रहे हैं, इसे भी फैक्टराइजेशन से आपने फाइंड करना है। तो देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए +30x को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, तो बन जाएगा जी 5x² - 30x इज इक्वल टू 0। देखें इनमें से हमें कोई फैक्टर बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ में कोई कांस्टेंट तो पड़ा नहीं हुआ जिसे हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करके कहना है कि फैक्टर बनेगा। ठीक है जी, कांस्टेंट नहीं है तो हमारे लिए क्वेश्चन और इजी हो गया। अब देखें इसमें से 5 30 को भी डिवाइड करता है, 5 को डिवाइड करता है, 5 कॉमन आता है, और देखें x दोनों टर्म्स में है तो x भी कॉमन आ गया, तो हमने क्या कॉमन लिया जी 5x। तो रिमेनिंग क्या बचा x - 6। ठीक है जी, तो अब जब 5x इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, और जब x - 6 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आते हैं जी x के 0 और 6। ठीक है जी, इन्हें हम रूट्स भी कहते हैं, सोल्यूशन रूट्स। ठीक है जी, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन्हें हम एक और नाम आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे ज़ीरोज़। ठीक है, तो वो फ़िलहाल नहीं है कि इन रूट्स को आप ज़ीरोज़ भी कहते हैं, तो फ़िलहाल वो रहने दें, आप इन्हें रूट्स या सॉल्यूशंस ही पढ़ें। ठीक है जी, तो जब आप इन रूट्स को या इन सॉल्यूशंस को आप
करली ब्रैकेट्स में शो कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, सोल्यूशन सेट। ये एक सेट की फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक रिमेंबर है, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। कह रहा है कि कैंसलेशन ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ 5x² इज इक्वल टू 30x मीन्स द लॉस ऑफ वन रूट x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो कह रहा है कि जब हम x को कैंसिल करते हैं ना, तो ये कहता है कि हमें एक रूट कम मिलता है। तो आपने यहाँ पे कैंसिल नहीं करना फैक्टराइजेशन में, ठीक है जी। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक रूट आएगा जो कि x इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। तो हमारे पास तो दूसरा रूट भी आता है x इज इक्वल टू 0। तो जब आप कैंसिल करेंगे तो ये वाला रूट आपको नहीं मिलेगा, आप इस वाले रूट को खो देंगे। तो आपने कैंसिल नहीं करना, आपने फैक्टराइजेशन में जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है यानी 30x को दूसरी साइड पे लेके जाना है, उसमें से x कॉमन लेना है। अगर आप इधर ही कैंसिलेशन कर देंगे तो फिर तो x कॉमन आएगा नहीं, तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 वाला रूट आएगा ही नहीं, जो आपका सवाल गलत कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला किया आपने वैसे करना है, कैंसिलेशन की तरफ नहीं जाना। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में बताएंगे डिटेल से। तो अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।